नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सरगर्मियां तेज हैं। कुछ खूबसूरत और प्रशंसनीय अपवादों को छोड़ दें तो राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के शोर और मीडिया के कवरेज में अभी तक आवाम के मसले कम दिख रहे हैं। मुद्दों को गैर मुद्दों, आवाम को कुछ एक व्यक्तियों और समाज से उठती आवाज़ों को कुछ चटपटे बयानों से ढकने दबाने की कोशिश हो रही है। ले देकर प्रिंट और कुछ वेबसाइटों में चुनाव क्षेत्रों की अपेक्षाकृत बेहतर खबरें रपटें आ रही हैं, पर चैनलों का बड़ा हिस्सा चीखने, चिल्लाने, लोगों को भरमाने और गैर मुद्दों से असल मुद्दों को ढकने की कोशिश करता नजर आ रहा है। अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े किसी नेता का मसालेदार बयान लेकर पूरे दिन उसे सारे चैनलों पर चलाया जाता है। फिर शाम के सेशन में बहस कराई जाती है। इस तरह खोज खोज कर नेताओं के विवादास्पद बयानों से खबरें बनाई जा रही हैं, मानो चुनाव क्षेत्रों में लोगों, उनके मसलों, उनकी शिकायतों और नेताओं दलों की दलीलों का अकाल सा पड़ गया हो। कुछ ही दिनों पहले हिंदी चैनलों को भी तमिलनाडु के शताब्दियों पुराने ग्रामीण पशु खेल जल्लीकट्टू संबंधी विवाद से खेलते देखा गया। चेन्नई की 2015 की भीषण बाढ़ या इन दिनों सूखे सूबे के डेल्टा क्षेत्र में पड़े भारी सुखाड़ की चर्चा तक नहीं करने वाले नेशनल मीडिया को जल्लीकट्टू को लेकर फूटे आक्रोश में सिर्फ मजा ही मजा दिखा। तमिल अवाम का सामाजिक राजनीतिक असंतोष, बीते कई सालों से इकट्ठा होते विक्षोभ की अभिव्यक्ति या तमिल अस्मिता का असरसन नहीं। क्या हमारा नेशनल मीडिया, खासकर न्यूज चैनल्स, समाज और आवाम के मुद्दों पर संजीदा होने के बजाय इस कदर नकलीपन, खुदगर्जी और सस्तापन क्यों दिखा रहे हैं? मीडिया मंथन में आज हम ऐसे ही कुछ सवालों पर बात करेंगे अपने 4 खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं जयशंकर गुप्त, देशबंधु के संपादक हैं। हमारे साथ हैं राधिका रमाशेषन, बिजनेस स्टैंडर्ड की सलाहकार संपादक। हमारे साथ हैं परवेज आलम साहब, लंबे समय तक बीबीसी में काम कर चुके हैं। और हमारे साथ हैं हरवीर सिंह, moneybhaskar.com के संपादक। आप चारों लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत परवेज साहब हम आपसे करते हैं। जो हालात आपको अभी दिख रहे हैं, अभी शुरुआत है, हालांकि इस बार आयोग ने बहुत लंबा समय नहीं दिया है चुनाव प्रचार का, लेकिन पहले हम लोग देखते थे कि चुनाव एक ऐसा मुकाम होता था, एक ऐसा मौका होता था जब इलेक्शन कवरेज के बहाने पत्रकारों को जीवन, समाज, वहाँ घटित होने वाली बहुत सारी हरकतों, गतिविधियों की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट करने, स्पॉट पर पहुँचने, ग्रासरूट तक कनेक्ट होने का एक मौका मिलता था। क्या आपको लगता है आज का मीडिया जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है, मैं मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं उनकी बात प्रमुखता से करना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इस तरह से देखता हूं कि अब जो चुनावी कवरेज है भारत में, ख़ासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें, वो बहुत ही सतही होकर रह गया है। देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब राजनीतिक दल अपना जो घोषणा पत्र चुनाव से पहले जारी करते थे, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हुआ करता था और ये होता था कि कब होने वाला है, कौन उसको ड्राफ्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल किए जाएंगे, और उसमें हर चीज़ पे एक बातचीत होती थी। और जब वो रिलीज़ होता था उसके अंश और अंश निकाल के उसकी विवेचना होती थी, ऐसे जैसे कि बजट की होती है कि साहब इस पे देखिए इतना टैक्स बढ़ गया, इस पे कुछ ऐसा हो गया। और अब आप देखिए तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो शायद अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी भी नहीं करती हैं। पता भी नहीं लगता कि उन्होंने कब जारी किया और कब आया और उसमें था क्या। मतलब ये कि सोचिए कि अगर कोई ये पूछे कि भाई ये जो चुनाव हो रहा है उसमें चुनावी मुद्दे हैं क्या, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिवाय इसके कि आप ये कहें कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी पार्टियां हैं, मायावती जीत रही हैं, वो हार रहे हैं, ये हो रहा है। मतलब ये मोटी मोटी जो एक खबरें होती हैं और जो सेंसेशनल, जो सनसनीखेज उसकी बात होती है, और जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं और या जो स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं या क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, उन पर तो चर्चा होती नहीं। हरवीर सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप चूँकि आर्थिक मामलों को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है और चुनाव नोटबंदी के बाद हो रहा है। मैं नोटबंदी पर कोई व्याख्या नहीं डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, वो एजेंडा हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव चूँकि एक बहुत बड़े आर्थिक फैसले के बाद हो रहा है, चुनाव की रिपोर्ट में कम से कम उस रिपोर्टिंग में झलकना चाहिए कि हालात ग्रासरूट लेवल पर क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर इस नोटबंदी का क्या प्रभाव है, चुनाव पर क्या प्रभाव है, जो चीज़ें
प्रिंट में कमोबेश वेबसाइट्स पर तो दिख रही हैं, लेकिन जो टेलीविज़न चैनल जिनका इतना इम्पैक्ट है इस समय मीडिया में, नेता, आम आदमी सब उस पर नज़र टिकाए रहता है, कहाँ हैं वो? क्या आपने जो देखा हो हाल के दिनों में जब आप गए हैं या जो देख रहे हैं अखबारों में या मैगजीन्स में, आप कैसे समराइज़ करेंगे इसको, नोटबंदी के बाद के हालात को चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, आपने सही कहा है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो इशू वहाँ पर होने चाहिए, जो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। आम आदमी के जीवन को किस तरह बेहतर करने की ज़रूरत है, ये क्या उसकी दिक्कतें हैं, ये राज्य इकोनॉमिकली कहाँ पिछड़ता जा रहा है, उसकी वजह क्या है, और हाल में जो केंद्र सरकार के बड़े फैसले थे उनको लेकर के अभी वहाँ लोगों के बारे में लोग किस तरीके से उनको देखते हैं, उन फैसलों ने उनको किस तरीके से प्रभावित किया है। कहीं ये रिपोर्टिंग आपको नहीं मिलती है। आपको मिलती है कि इस बाहुबली ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, ये यहाँ पर अभी पोस्टर बदल गया है, अभी रथ कैसे चलेगा, अभी कुछ विवाद आ जाएगा। जैसे पहले आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि कुछ ऐसे मुद्दे जोड़ करके जिनके ऊपर पूरा दिन बहस होती है। और असली बात क्या है कि जो रिपोर्टिंग जिसे हम कहें स्पॉट रिपोर्टिंग, वो नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं अखबारों में थोड़ा है, लेकिन अखबारों में भी कई बार ऐसा होता है कि जो स्थानीय अखबार वहाँ के हैं, जो एक तरीके से मोनोपलाइज करते हैं उस पूरे स्टेट को, सबसे बड़े राज्य की बात मैं कर रहा हूँ जी, वहाँ पर सही मुद्दों को छोड़कर वहाँ पर भी ज़्यादातर इस तरह की ऊपरी बातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन हरबीर लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो शहर या कस्बाई इलाके हैं वहाँ तो कमोबेश कुछ एक रिपोर्ट्स दिखने में आ रही हैं, लेकिन आप चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों को आप बहुत नज़दीक से देखते हैं, विशेषज्ञ हैं उसके, जो कृषि संकट है, जो खेती बाड़ी का जो समाज है, खेतीहर समाज, उस पर जो कुछ गुजरी है, वो क्या इस इलेक्शन में कैसे आपको नज़र आ रही है? आप एक जर्नलिस्ट के रूप में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि अभी हम लोग जिस तरीके से बातें हो रही है अखबारों में और चैनलों में कि ये आदमी जो अभी है ये आइकन हो गया यूथ का, इनको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग गया, ये किसी ने नहीं बताया कि पिछले साल में उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के नए इलाके तैयार हुए हैं। वेस्टर्न यूपी में खुशहाल खेती के बावजूद किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की? पिछले 4 साल से गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ाया गया? उस किसान से जाकर के पूछिए आप, जिसको इस बार जो बेनिफिट मिलना था वो चीनी मिलों का ब्याज तक इस सरकार ने माफ किया। जब आप किसान के पास जाएंगे, डिमोनेटाइजेशन के चलते इस बार देश में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और गन्ना कम है, तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को फायदा मिलने वाला था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के चलते वहाँ की जो गुड़ इंडस्ट्री है वो 2 महीने के लिए एकदम बिल्कुल बंद हो गई। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी का विंडो था वो किसानों से छीन लिया गया। जब आप किसान के पास जाएंगे तब वो आपको बताएगा कि उसके साथ क्या त्रासदी हुई है। इसके अलावा जो इरिगेशन के लिए सुविधाएं हैं जी, ये जरूर कहा गया कि साहब अब डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जमीन पर जाकर के देखिए, जहां जिस स्टेट में किसानों से फसलों की खरीद समय पर नहीं हुई, जो सबसे बड़ा उत्पादक है धान का और गेहूं का, वो सरकारी खरीद के मामले में 5वें 6ठे नंबर पर चला गया, राजस्थान से भी नीचे चला गया। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा बाकी जो क्राइम और बाकी चीजें अलग हैं। कुछ हिस्सों में मैं यहाँ और एक बात साफ कहूँ कि कुछ हिस्सों में जो रीजनल इम्बैलेंस इकोनॉमिकली वहाँ क्रिएट किया गया पिछले 5 साल में, कि आपने एक तरफ तो ऐसी सड़कें जिन पर आपका ये फाइटर प्लेन और जेट लैंड करेंगे और पूरा मीडिया दिन भर दिखाता है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे जो सड़कें बन जाती, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बंद करके एनवायरमेंट क्लियरेंस से आपने रोक के किसी तरीके से काम नहीं होने दिया। तो इकोनॉमिकली जो ये इस तरह का इम्बैलेंस, दूसरे जॉब में क्या हुआ, वहां पर किस तरीके का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया क्या, ये सब चीजें। एक अंतराल के बाद फिर आपके पास आ रहा हूं और जरूर इन ब्यौरों पर हम आएंगे, लेकिन राधिका, आप चुनाव अक्सर हर चुनाव में आप लगभग उत्तर प्रदेश की तरफ जाती हैं, हिंदी क्षेत्रों में भी जाती हैं, अन्य बिहार वगैरह, आप कैसे देख रही हैं जो रिपोर्टिंग हो रही है? हाँ, 1 महीने से तो पूरा जो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी परिवार के अंदर झगड़े वगैरह हो रहे हैं, उसी पे ध्यान पूरी तरह फोकस किया गया। अब रही गठबंधन की बात, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी भी एक पार्टी है, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है उत्तर प्रदेश में, उस पर बिल्कुल या बहुत ही कम फोकस किया गया है। और अब फिर फोकस में आई है जब मुख्तार अंसारी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, और हम सबको मालूम है कि किस वजह से फोकस किया जा रहा है, पूरी नेगेटिव तौर पे। मायावती के पास भी एक वॉर रूम है जहां स्ट्रैटेजी सेशंस वगैरह प्लान किए जाते हैं, लेकिन दिलचस्प की बात है कि लखनऊ में भी कोई पत्रकार वो वॉर रूम तक पहुंच नहीं पाते हैं।
तो मेरे को एक तो मुझे लगता है कि बीएसपी को जैसे हमेशा की तरह अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और अंत में अब ऐसे लगा कि ऐसे अगर लगेगा कि हवा थोड़ा उनके पक्ष में भी जा रहा है, तब थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। इसमें बीएसपी की भी कमियां हैं, वो भी मीडिया की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं हाँ देती हैं, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी या भाजपा पे। रही बात भाजपा पे, मोदी जी के हर एक रैली शुरू से अंत तक जो फीड बीजेपी देती है वो हर चैनल में आपको मिलेगा। आज शायद पंजाब में हुआ था उनका रैली, तो उनकी रैली जब होती है तो आप हर एक चैनल पे वो ही दिखाया जाएगा। तो ये जो है ये एक लॉपसाइडेड कवरेज की तरह हुआ है। और आपने जो बिल्कुल सही कहा कि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट, मैंने बहुत अभी तक सीरियस ट्रैवल शुरू नहीं किया, लेकिन कम बेश जो गाँव में गई थी लखनऊ के पास, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है किसानों पे। पूरा अपनी बुआई ठीक से नहीं कर पाए, और अगर परिवार में मृत्यु हुआ तो जो क्रियाक्रम है वो ठीक से नहीं कर पाए। असंगठित क्षेत्र के लोगों पर बहुत है, खासकर श्रमिकों पर प्रभाव है। श्रमिकों पे प्रभाव है। शहर में जरूर एक दो आवाज सुनने में आता है कि हाँ इन्होंने ब्लैक मनी के खिलाफ छेड़ा है अभियान। जयशंकर जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हरवीर भी कह रहे थे, राधिका भी कह रही हैं ये बातें, लेकिन इसमें अगर मीडिया बड़े इश्यूज़ पर जो वाकई जनता की नज़र में उनके बड़े मुद्दे हैं, अगर उन पर नहीं जा रहा है तो इसमें ठीक है, उसका दोष है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक जो बड़े नेता हैं, क्या उनका भी कोई रोल है कि ये मीडिया में यही चीज़ आवे, वह चटपटी चीज़ें आएँ, मसालेदार चीज़ें आएँ? क्यों वो भी क्या मुद्दों को नहीं सामने रख पा रहे हैं जनता के, या जनता के मुद्दों को वाकई वो डाइवर्ट करना चाहते हैं? बड़े इशू नहीं, देखिए राजनीतिकों में तो एक जरूर रहता है कि क्या चाहता है मीडिया, किस तरह का क्या दिखाना चाहता है, तो उसी हिसाब से हम बोलेंगे, उसी तरह हिसाब से हम अपना बयान देंगे, जारी करेंगे। देखिए इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही, ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपने चर्चा की, आपने उत्तराखंड के बारे में की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती है। मैं उस पर आने जा रहा हूँ। आज पूरा मणिपुर जो है वो नगा एकॉर्ड को लेकर के उद्वेलित है। भारत सरकार जो नागालैंड के उग्रवादियों के साथ जो समझौता कर रही है, उसको लेकर के पूरा मणिपुर उद्वेलित है। नाकेबंदी हो रही है, आर्थिक नाकेबंदी हो रही है, जो आप तथाकथित नोटबंदी, जिसको हम नोट बदलीकरण कहते हैं, नोटबंदी तो हुई नहीं, नोट का अदला बदली हुआ। तो नोट बदलीकरण के कारण पूरा मणिपुर पूरी तरह से तबाह है, पिछले कई महीनों से तबाह है, 2-3 महीनों से। कहीं कोई चर्चा है क्या? उत्तर प्रदेश में देखिए अब क्या होता है मीडिया का। तो यह है कि मणिपुर पर मैं आत्म प्रशंसा से बचना चाहता हूं, लेकिन इस चैनल को छोड़कर मणिपुर का इलेक्शन कवरेज शायद ही किसी अन्य चैनल पर दिखाई दे, सिर्फ इस चैनल पर दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जैसे अभी आपने कहा नोटबंदी की, मणिपुर का जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ असम के गवर्नर की खबर, मेघालय के गवर्नर के राज्यपाल खबर भी कहाँ है, जब किसी मीडिया चैनल ने तो दिखाया नहीं। जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट जेंडर इशू है, जितना इम्पोर्टेंट मामला है। दूसरी बात देखिए, अब जैसे नोटबंदी का सवाल है, मैं पिछले दिनों अलीगढ़ गया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा एक सेमिनार में भाषण था। वहाँ पे बताया लोगों ने कि ताले की जो तमाम फैक्ट्रियां हैं लगभग बंद हो चुकी हैं, क्योंकि कैश पे चलती हैं, उनका कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है। अभी क्या हुआ हाल के दिनों में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भाजपा के उम्मीदवार को लोगों ने पकड़ लिया, दौड़ा लिया और कहा कि पैसा लाओ, दो, हमारे पास पैसा नहीं है जी। पिटाई भी हो गई। शाहजहांपुर में एक परिवार में जहाँ नोटबंदी के कारण शादी टूट गई थी, वहाँ एक पार्टी के नेता गए और वो नोटबंदी के लाभ समझा रहे थे, उनको लोगों ने कमरे बंद करके पीटा, फिर बाहर दौड़ा करके मारा। पंजाब का नाम न लिया जाए, केवल उम्मीदवार की। पंजाब में एक मंत्री जी ने कहा कि साहब नोटबंदी हमने नहीं किया, हमको माफ कीजिए। जयशंकर जी, मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सहित जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ इश्यूज क्या बड़े हैं, और दक्षिण में जो हाल का एक मुद्दा उठा है उसको मीडिया कैसे ले रहा है। एक छोटा अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान जो भारत के 5 राज्यों में, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों में आवाम गायब है।
आवाम के इश्यूज़ गायब हैं, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं गायब हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और सिर्फ चुनाव नहीं, हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे जो उभरते हैं, उन मुद्दों में कुछ चटपटी चीज़ें उठाई जाती हैं और जो रियल इशू है, जो कंटेंट है, वो गायब हो जाता है। राधिका, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जल्लीकट्टू, अब जैसे हम थोड़ा चुनाव से हटते हैं, जल्लीकट्टू इस बार का, इस सप्ताह का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो 15 से 19 तक तो लगातार वो मरीना बीच जिस तरह से भरा हुआ था बड़े हुजूम से, लेकिन उसको जिस तरह नेशनल मीडिया, मैं ये तमिलनाडु मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ के अन्य इलाकों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सो कॉल्ड जो नेशनल मीडिया है, जिस तरह जल्लीकट्टू को उठा रहा था, जिस तरह उसको कवर कर रहा था, पहले तो साउथ की पूरी खबरें ही गायब रहती थी हमारे यहाँ। आमतौर पे जब चेन्नई की इतनी विभीषिका बाढ़ की थी, तब भी बहुत कम चैनलों में, बहुत कम अखबारों में, अगर कुछ एक अखबारों को छोड़ दिया जाए तो उस तरह का कवरेज नहीं था जैसा होना चाहिए था। स्पॉट पे लोग गए बगैर रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जल्लीकट्टू को जिस तरह से देखा गया, ठीक है, 2000, 3000, 4000 साल पुरानी परंपरा हो सकती है, लेकिन इसके पीछे असंतोष की क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो आक्रोश है, इसके पीछे विक्षोभ की और क्या कहानी है? सिर्फ एक खेल जैसा पेश कर दिया गया और खेल से खेला गया। कैसे आप देखती हैं? हाँ, क्योंकि इसमें इसके साथ ये माना जाता है कि ये बहुत वायलेंट खेल है, जबकि ये बहुत वायलेंट खेल नहीं है। आप अगर स्पेन के बुल फाइटिंग के साथ कंपेयर करिए, या इटली में भी इस टाइप के स्पोर्ट होते हैं, ये बुल के साथ या घोड़े के साथ, उतना वायलेंट नहीं है। बस जो जीतता है उसे साबित करना है कि हम ये बुल के ऊपर चढ़ गए हैं, और उसके जो सिंग में जो कॉइन्स वगैरह बांधे जाते हैं, वो बैग को निकालना पड़ता है। लेकिन मैं भी बिल्कुल चौंक गई कि ये हर साल होता है जल्लीकट्टू, हर साल कुछ थोड़ा बहुत वायलेंस तो होता ही है, लेकिन चोट लगती है। लेकिन इस बार जो मरीना बीच, जो टाइनमन स्क्वायर जैसे हो रहा है इन दिनों में, वहाँ पे जो लोग भीड़ इकट्ठा हो गए हैं, इसमें देखिए सोशल मीडिया का बहुत अहम भूमिका रहा। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, अब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कुछ प्रोग्रामर्स वगैरह उसके पीछे थे। लेकिन राधिका, मैं जो समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि हमारे कि इस पूरे पहलू को जल्लीकट्टू के सिर्फ एक खेल की तरह पेश कर दिया गया। जो असंतोष है, क्योंकि असंतोष किन किन कारणों से इकट्ठा होता रहा है, उसमें सेंटर को लेकर, स्टेट को लेकर, स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर जो एक वहाँ के लोगों की नाराज़गी है। अब देखिए, डेल्टा क्षेत्र है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में भारी सुखाड़ है, 11-12% जो है पानी की कमी बताई जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहाँ की सूखा पड़ा है। तो ऐसे में एड्रेस नहीं किया जा रहा है उनकी समस्याओं को। ये सारी समस्याएं क्या हैं, आपको नहीं लगता है कि इकट्ठा होकर इस बार जो नॉर्थ ईस्ट मानसून रहा वो कंप्लीट फेलियर हो गया है। लेकिन हमारी मीडिया जब नोटिस लेगी, जब चेन्नई में पानी की किल्लत होगी, जब चेन्नई में क्यू लगेंगे, बाल्टियों और उस बाल्टी के क्यू लगेंगे एक नल के बाहर, तब हमारी मीडिया नोटिस लेगी। मुझे नहीं लगता कि उस समय भी नोटिस नहीं लेगी, जब बहुत संपन्न लोग, पैसे वाले लोग, उनको जब अफेक्ट होगा, तभी हमारा मीडिया नोटिस लेगा। और आप जल्लीकट्टू की बात की है, इसलिए ध्यान में आया क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हुई है। परवेज, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहीं से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि दरअसल एक पूरा ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि चुनावी कवरेज में जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि हम ज़्यादातर जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। हमारी एक आदत होगी, ट्रेंड बन गया है। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में एक डंबिंग डाउन थोड़ा सा है, भारत ही नहीं। और डंबिंग डाउन ऐसा है जैसे कि मैंने BBC में एक लंबे अरसे काम किया, BBC के दोस्तों से बहुत बार मिलता हूँ, और उनको अंदर ही अंदर इस बात की शिकायत होती है कि वो BBC में जैसे कि एनालिटिकल जो जिसमें विश्लेषण होता था वैसी कहानियाँ नहीं आती, इसलिए कि बस फीड एक जैसे है, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मॉडल बन गया। अच्छा है बुरा है एक अलग कहानी है। तो हो ये गया है कि आज ट्विटर पे एक ट्वीट आती है और उस पर एक पूरी कहानी बन जाती है, अखबारों में भी और टेलीविज़न चैनल्स पे भी। उसमें रिपोर्टर कुछ भी नहीं करता है, बड़े आराम से एक वो ट्वीट उठाता है, उस पर फिर वो 4 लोगों के जो रिएक्शंस होते हैं जो उनके फोटो के साथ में, आलसी जर्नलिज्म, तो ये अपने लिए कहानी बन गई। दूसरी बात ये कि लगभग 25%, मैं कह नहीं सकता दावे से, लेकिन ये कि जो खबरें हैं, राधिका जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो सोशल मीडिया से जनरेट होती हैं, और सोशल मीडिया पर जो एक्साइटमेंट है मिडिल क्लास का, वो कुछ अलग है। और जैसे आप हमारे पैनल पर 2 लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की कि जब आप गाँव में जाते हैं, छोटे कस्बों में
में जाते हैं वहाँ लोगों के मुद्दे अलग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मुद्दे अलग हैं। तो सोशल मीडिया पे जो बहुत एक्साइटिंग, सेक्सी, स्पाइसी मुद्दे हैं, वही आज हमारे 24/7 जो टेलीविजन चैनल्स वगैरह हैं उन पे छाए रहते और हैं। उनसे छनकर प्रिंट में भी चले आ रहे हैं। प्रिंट पे भी चले आ रहे हैं, सोशल बिल्कुल। मीडिया बिल्कुल जी, हरवीर सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक बहुत छोटे अखबार में मैंने पंजाब के देखा एक खबर, और वो खबर ये थी कि किस तरह मालवा रीजन में बाकायदा वहाँ के दलित किसान, खेत मजदूर चाहते हैं कि इस चुनाव में उनका एक बड़ा मुद्दा, जमीन का मुद्दा भी उभर कर आवे सामने। वो कह रहे हैं कि हम लगातार खेत मजदूरी करते रहे, लगातार हम छोटी जोत के पर काम करते रहे जो हमारा पेट नहीं भर पाती है, हमें क्यों नहीं ज़मीन मिले। अगर इक्वलिटी की बात हो रही है इस देश में, इक्विटी की बात हो रही है, यहाँ पर हिस्सेदारी की बात हो रही है, लोगों को लाभ देने की बात हो रही है, तो हम तो खेत से जुड़े हुए लोग हैं, हमें खेत चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए। लैंड की मांग वो कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली हुआ नहीं पंजाब में, हम सब जानते हैं। एक हद तक हदबंदी हो गई, लेकिन हदबंदी लागू नहीं हुई। तो ये जो इश्यूज़ हैं जनता के, आखिर जब रिपोर्टर नहीं जाएगा तो उसको पता कैसे चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, इवन उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, मैं यही समझना चाहता हूं कि जो सबाल्टर्न, जो हाशिए के लोग हैं, क्या उनकी कोई आवाज़ मीडिया में है या फिर नहीं है? देखिए, आपने सही कहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का जो जीवन बसर है वो खेती के ऊपर होता है। मुख्य रूप से खेती धंधा है उनका। उसमें भी जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है उसको या तो खेत मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है या उसके बाद छोटी मोटी जोत है। पंजाब का जो आपने जिक्र किया, वहाँ पर प्रावधान है कि जो दलित किसान हैं, जो ऐसी भूमि है, पंचायत की भूमि है, सरकारी भूमि है, वो उनको पट्टे पर दी जाती है। लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसी पॉलिटिक्स या अफसरों के मिलकर से इस तरह का काम होता है कि उन बेचारों को वो भूमि नहीं मिल पाती, या उनके नाम पे मिल जाती है तो बड़े किसान ही उस पर भी खेती करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक वहाँ पर लैंड रिफॉर्म नहीं होगा और उनका जो हक है उस ज़मीन के ऊपर वो उनको नहीं मिलेगी, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। और आपने देखिए कि पूरे मसले में ये तो बात हो रही है कि साहब किसान का कर्जा माफ़ करने का एक शायद अभी अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं, वो कहते हैं हमने कर दिया था, क्या है, कांग्रेस ने पूरा कैंपेन चलाया, कर्जा माफ़, बिजली हाफ, पानी खेत पे, वट एवर वॉज दैट, पूरा एमएसपी। लेकिन अब जब कांग्रेस लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ, और सबसे बदतर हालत एमएसपी में किसान की उत्तर प्रदेश में हुई है, बिजली मिलती नहीं है। तो सवाल है कि ये जो गठजोड़ है, अब वहाँ पर आप कहेंगे हम कर्जा माफ़ करेंगे, पंजाब में आप नेशनल पार्टी है, यूपी में आप ऐसी पार्टी के साथ जुड़ गए जिसने किसानों का शोषण किया 5 साल। फिर जो दलित है उनका वहाँ पर जो हो रहा है, जो पहले से पॉलिटिकल पार्टी जहाँ वहाँ जिनका शासन चलता रहा, उन्होंने उनका वाजिब हक नहीं दिया। लेकिन मीडिया क्या है, वो बता रहा है कि साहब इतने किलो घी देंगे, इतना कुकिंग सिलेंडर देंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। जयशंकर, मैं बिल्कुल, अब हमारा समय समापन की तरफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि इसमें, फिर मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आखिर सिर्फ मीडिया दोषी है या समाज के दूसरे हिस्सेदार, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है वो भी दोषी हैं कि चुनाव इस तरह का हो? क्योंकि चुनाव कई बार अब राजनीतिक दलों और राजनेताओं के दायरे से बाहर हो गया है। उनके मैनेजर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं, और वो कोई MBA है, कोई कहीं से और एक्सपर्टाइज किसी क्षेत्र में है, राजनीति गायब है। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही लगता है कि पहले कभी किसी ज़माने में राजनीतिक दलों के जो पुराने लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, वो समाज के बारे में अध्ययन करते थे, रणनीति बनाते थे कि उसको सामने रख करके अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन आज की तारीख में क्या है, अब देखिए, प्रशांत किशोर ने लोकसभा के चुनाव में किसी और के लिए बनाया, बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी और के लिए बनाया, और इस बार वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में किसी और के लिए बना रहे हैं। सर्वदलीय कहीं पर भी किसी के लिए भी सलाह भेज सकते हैं, जो भी प्यार से मिला, मतलब भाजपा के लिए भी दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए भी दे सकते हैं। हाँ, तो वो है। या अभी जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने जैसे अमेरिकी कंपनी हायर किया स्टीव जार्डिन को, तो उससे अपना वो करा रहे हैं। या BSP के लोग, मतलब सभी दलों के लोगों ने एक तरह से जो समाज और जमीन से जुड़े हुए लोग थे। अब आप देखिए सवाल, अभी आप लोग किसानी की, तो डेमोक्रेसी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है। आप देखिए ना, मतलब पूरी चर्चा 2 दिन तक इस पर होती रही कि प्रियंका गांधी खूबसूरत हैं, नहीं खूबसूरत हैं, या उनके ऊपर एक जो जिस आदमी को उसकी पार्टी में पूछा नहीं, जिसको उसने स्टार प्रचारक बनाने से मना कर दिया,
और उसके बयान को 24 उसके घंटा बयान चला को रहे हैं। 24 घंटे हमारा मीडिया चलाता रहा। प्रवेश साहब, शरद यादव जी का एक बयान आप आ तो गया। देश विदेश में आपने काम किया है, क्या दुनिया के दूसरे जो देश हैं डेमोक्रेसीज, क्या वहां ये सब भी हो सकता है क्या? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में जो बड़े देश हैं, और जैसे मुझे एक लंदन की बात याद आती है, जब 9/11 हुआ तो उस पे एक जो मंत्री हैं उनके जो सलाहकार थी, उनका 2 घंटे के बाद में एक मैसेज आया बाकी लोगों को डिपार्टमेंट के बहुत बड़ा, दिस इज़ अ मेजर इवेंट एंड बेरी द बैड न्यूज़। मतलब ये बहुत अच्छा मौका है कि जो बुरी खबर है उसको नीचे दबा दो, मतलब ये कि उसको आगे, मतलब उसको लोगों वो रिलीज़ करें ताकि लोग उसको नोटिस नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी तादाद में जो सलाहकार हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, जो पब्लिक रिलेशन वाले हैं और जो इमेज गुरूज हैं, वो पैसा देते हैं इस बात के कि खबरों को दबाया जाए। हमारे एक अजीब सी बात ये है, हम अजीब सी बात ये है कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो बिना पैसा लिए दिए हैं दबाए जा रहे हैं। मैं एक से, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, या शायद इसके पीछे कोई लेन देन भी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रातों रात अब ये सोचिए कि हमारे यहाँ का पत्रकारिता का मिजाज बदल गया। आज एक लड़का अगर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के आता है तो उसके जहन में ये होता है कि आगे चल के कभी वो टेलीविजन चैनल चलाएगा, उसका मालिक भी बनेगा। आमतौर पे मैं बताऊं, जैसे कि मैंने नहीं सुना, मतलब यूरोप में कम से कम कि कोई कॉरेस्पॉन्डेंट टेलीविजन चैनल का मालिक बन जाता हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूँ कि महत्वाकांक्षाएं जो हैं आज एक साधारण से पत्रकार की उस हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की तरफ से भी चुनाव में राजनीतिक कंटेंट गायब होता जा रहा है, मैनेजर्स चला रहे हैं। आजकल साउंड बाइट्स है ना, जो विनय कटियार टाइप के साउंड बाइट एक दीजिए तो सारा दिन वही चलेगा। पहले आप समाजवादी पार्टी का एक उदाहरण ले रही हूँ, हालांकि आप कह रहे हैं पार्टीज की बात नहीं करिए, आपके पास बहुत गंभीर लोग थे, विश्लेषण करते थे, जैसे लेकिन आज वो चीजें गायब हो रही हैं। बिल्कुल गायब हो गया है। मुझे लगता है आप चारों लोगों ने इस संक्षिप्त चर्चा में अपनी बातें बहुत खुल के रखी हैं, और ये एक चिंता का विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि राजनीतिक दलों की तरफ से भी जो राजनीतिक कंटेंट है, जो राजनीतिक अंतर्वस्तु है, जो चुनाव के दौरान खासकर आत्मा को जगाने वाली होती थी, लोगों को बहुत दूर तक प्रभावित करती थी, और वो मौका होता था जब मीडिया भी लोकतंत्र के इस महापर्व, जिसको महापर्व वो कहते थे, उस महापर्व से बहुत कुछ चीज़ें निकालें और जनता के बीच दें, जनता से लें और जनता को दें। लेकिन ये सिलसिला शायद अब ख़त्म हो रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी दुर्घटना है। इन शब्दों के साथ आज की मीडिया मंथन की चर्चा का हम यही समापन करते हैं, और आशा करते हैं कि मीडिया में इस पर ज़रूर एक बहस होनी चाहिए, जिससे हम अपनी चुनाव रिपोर्टिंग को ज़्यादा जीवंत, जनता के करीब और लोकतंत्र की धड़कती हुई आत्मा को और ज़्यादा महसूस कर सकें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।